हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हमारे JOA IT से रिलेटेड सैम्पल पेपर के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम उससे आगे के 10 क्वेश्चन हमारे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के होंगे। सो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो MS DOS एप्लीकेशन होती है, ठीक है, इन MS DOS, ठीक है, DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी कमांड है, ठीक है। सो इन MS DOS द कमांड दैट इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन इज CLS, क्लियर स्क्रीन और वाइप। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो DOS एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम सर्च बॉक्स के ऊपर जाएंगे और सर्च बॉक्स के ऊपर यहाँ पर हम DOS के लिए एब्रीविएशन टाइप करेंगे CMD। CMD स्टैंड्स फॉर कमांड। प्रेस एंटर की। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर DOS एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए हमें हमारे DOS की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कमांड पूछी जा रही है और हमें हमारी जो स्क्रीन है उसको क्या करवाना है, क्लियर करवाना है। तो स्क्रीन को क्लियर करवाने से पहले ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि हमारी स्क्रीन पर कोई ना कोई काम होना चाहिए। सो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम एक कमांड लगा करके कुछ ना कुछ काम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है, तो मैं यहाँ पर कमांड लगा रही हूँ सिस्टम इन्फो, प्रेस एंटर की। तो मेरे सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस कमांड के जरिए मुझे DOS एप्लीकेशन की स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगी। देखिए ये थोड़ा सा भी लोडिंग पे टाइम ले रहा है। देखिए मेरे सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैं इसको चेक कर सकती हूँ वो इंफॉर्मेशन क्या क्या है। जैसे देखिए आपको बता रहा है कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, इसका होस्ट नेम क्या है, नेक्स्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ठीक है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, 6.2.9200, ठीक है। और इसका जो रजिस्टर्ड ऑनर है वो कौन है, NXT नेक्स्ट है। तो देखिए मेरे सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे ओपन हो गई है। अब मैं अपने DOS एप्लीकेशन की इस पूरी की पूरी स्क्रीन को क्लियर करना चाहती हूँ और क्वेश्चन तो मेरा यहाँ पर वही है ना कि आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्टूडेंट देखिए मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देती हूँ। जो आंसर है वो है हमारा दैट इज CLS कमांड का यूज़ किया जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि CLS कमांड ही यूज़ की जाती है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें फिर से हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट ये हमारा क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट है। हम यहाँ पर आएंगे और हम चेक करेंगे कि वाकई ही CLS कमांड यहाँ पर यूज़ होती भी है या नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ CLS, ठीक है, / एंड क्वेश्चन मार्क और प्रेस एंटर की। तो देखिए मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा कि DOS एप्लीकेशन की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर द स्क्रीन जो कमांड यूज़ की जाती है वो होती है CLS। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ही मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के आगे CLS लिखूंगी, देखिए CLS, ठीक है, CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर ये CLS कमांड लिख के एंटर की प्रेस करूंगी तो इससे ऊपर का जितना भी डेटा मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर सिस्टम से रिलेटेड दिखाई दे रही है ये सारी की सारी यहाँ से हट जाएगी और मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और सिर्फ मेरे पास स्क्रीन पर क्या बचेगा, कमांड प्रॉम्प्ट एंड प्रेस एंटर की। देखिए होगी ना सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से क्लियर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर आंसर क्लियर स्क्रीन नहीं देना है, ओके। देखिए मैं फिर से आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताना चाहूँगी, आपको यहाँ पे आंसर ये क्लियर स्क्रीन नहीं देना है। क्लियर स्क्रीन के लिए जो शॉर्ट कमांड है वो आपको यहाँ पे CLS यूज़ करना है, ओके। सो व्हाट इज द राइट आंसर, A पार्ट इज द राइट आंसर, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है कि बताइए जब
व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस, ठीक है, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक ही स्थान पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ओके, वो लैन कहलाएगा, वैन, वॉन या डॉन। सो उसे क्या कहते हैं? तो आइए इस कंसेप्ट को भी थोड़ा सा हम इसका आंसर देने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल स्टडी कर लेते हैं। सो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डिफाइन करवा रहा है कि लैन से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स, ठीक है, और वी कैन से दैट नेटवर्क डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर। और एग्जाम्पल ऑफ लैन में हम क्या कह सकते हैं? ऑफिस। ओके, सो उसी को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। देखिए सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है ना वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? बाय हब और स्विच, ठीक है। ये सर्वर है, यहाँ पे सर्वर से डेटा किस में आ रहा है? हब और स्विच में आ रहा है, और हब और स्विच से सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं ना, जो भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो जुड़े हुए हैं, वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। और इन जो हमारे कंप्यूटर्स है ना, इनको यहाँ पे क्या डिफाइन किया जा रहा है? क्लाइंट। क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट वो होता है जो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, ठीक है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। और वो क्लाइंट, कंप्यूटर क्लाइंट कब कहलाता है? जब वो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। ओके, और सर्वर कौन होता है? सर्वर हम उसे कहते हैं जो कि क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर उसे इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। ओके, सो इट इज द डेफिनेशन अबाउट लैन, ठीक है। सो अब हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? आइए हम फिर से हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। जब बहुत सारे कंप्यूटर एक ही जगह पर इकट्ठे जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? सो व्हाट इज द राइट आंसर? आई थिंक आपको अपने आंसर का पता चल गया होगा। इट इज कॉल्ड अ लैन। उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है ना स्टूडेंट्स, वो 1 किलोमीटर तक के दायरे में ही होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 में आपको यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज, ठीक है। आपको क्या बताना है? आपको नेटवर्क के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर बताना है कौन है, ठीक है। तो नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर और नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट नेटवर्क के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और जो पावरफुल कंप्यूटर होता है वो हमारा नेटवर्क सर्वर होता है, क्योंकि ये 24 आवर्स जो है वो क्या करता है? सर्विस प्रदान करता रहता है, ठीक है। हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 12 में, कि सर्वर हम किसे कहते हैं? सर्वर हम उसे कहते हैं जो क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर उसे इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कैसे देगा? मान लीजिए आपको अपने यूट्यूब पर किसी भी तरह की वीडियो को देखना है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप यूट्यूब सर्च बॉक्स के ऊपर कुछ ना कुछ टाइप करते हैं ना, तो टाइप करने के बाद आपकी जो वो रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर पर चली जाती है, यूट्यूब सर्वर पर चली जाती है, और सर्वर क्लाइंट के द्वारा की जा रही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और फिर उस वीडियो को, ठीक है, उसे प्रोवाइड कर देता है इंफॉर्मेशन के रूप में, जिस भी इंफॉर्मेशन को वो देखना चाहता है। तो नेटवर्क सर्वर जो है वो हमारा सबसे पावरफुल और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क पर कहलाता है। ओके, सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है कि जो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है ना, नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए आपको एक अल्टरनेट नेम डिफाइन करना है, ठीक है, जिसमें कि क्या है? सभी जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंडिविजुअली इंटरकनेक्टेड होते हैं। हर एक सिस्टम, ठीक है, हर एक दूसरे सिस्टम से इंडिविजुअली इंटरकनेक्टेड होता है। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज अ मैश टोपोलॉजी, इट इज अ स्टार, ट्री और रिंग। तो वो कौन सी टोपोलॉजी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हम नेटवर्क किसे कहते हैं और टोपोलॉजी क्या होती है,
ठीक है, इन दो बातों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला नेटवर्क क्या है और दूसरा हम टोपोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नेटवर्क का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टम को, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट करवाया जाता है, ठीक है, उनमें डाटा शेयरिंग की जाती है, उसी को हम नेटवर्क बोलते हैं। और टोपोलॉजी का मतलब होता है डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क, मतलब आप सिस्टम को किस रूप में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं। आप सिस्टम को एक लाइन के रूप में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं। आइए थोड़ा सा हम इसका थ्योरेटिकल स्टडी कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पर कंसेप्ट दिया हुआ है टोपोलॉजी से रिलेटेड। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क। मैंने आपको बताया ना, नेटवर्क का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो यहाँ पर आपको सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हम यहाँ पर नोड बोलते हैं। नोड का मतलब होता है ये हमारे यहाँ पर कंप्यूटर है जो क्या है, किससे कनेक्टेड है, नेटवर्क से कनेक्टेड है। इन सभी में इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है। सो जब सिस्टम के ऊपर इंटरनेट कनेक्शंस लग जाते हैं तो उसी को हम नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है कि टोपोलॉजी का मतलब होता है डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क। आपके नेटवर्क का डिज़ाइन कैसा होगा। आप सिस्टम को रिंग की फॉर्म में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, ठीक है, ट्री की फॉर्म में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, ठीक है, मैश की फॉर्म में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं। मैश का मतलब होता है जाल, या आप इनको एक स्टार की फॉर्म में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क। मतलब आपके नेटवर्क का डिज़ाइन कैसा होगा। ये टोटल यहाँ पे 4 टोपोलॉजी आपको दी गई हैं, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री का मतलब होता है जब एक सिंगल केबल के द्वारा, ठीक है, ये जो बीच में आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, ये एक केबल है यहाँ पे। जब एक सिंगल केबल के द्वारा दो स्टार नेटवर्क को, दो या दो से ज़्यादा स्टार नेटवर्क को सिंगल बस केबल के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो उसी को हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। रिंग टोपोलॉजी का मतलब होता है कि सभी के सभी सिस्टम आपस में एक तार के माध्यम से, ठीक है, सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में आपस में रिंग में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और मैश का मतलब होता है कि एक जाल बना हुआ होता है, ठीक है, और हर एक सिस्टम आपस में एक दूसरे सिस्टम से इंडिविजुअली कनेक्टेड होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टोटल यहाँ पे कितनी नोड है, 1 2 3 4 एंड 5 नोड हैं। और अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, इस इमेज को यदि आप ध्यान से देखें, तो हर एक नोड इंडिविजुअली हर एक नोड के साथ कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। जैसे अगर हम इस नोड की बात करें तो ये नोड इस नोड से भी जुड़ी हुई है, ये नोड इस नोड के साथ भी अटैच है, ये नोड इस नोड से भी जुड़ी हुई है, और ये वाली नोड इस नोड के साथ भी जुड़ी हुई है। तो इसी को हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, ठीक है। जब हर एक नोड, ठीक है, हर एक दूसरी नोड के साथ इंडिविजुअली इंटरकनेक्टेड है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैश टोपोलॉजी? व्हेन ईच ऑफ द कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस आर interconnected with one another, so that is called the mesh topology. Star topology का मतलब होता है जब एक सेंट्रल हब के द्वारा सभी नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो उसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। सो आई होप सो आपको आंसर पता चल गया होगा। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारे क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया था कि हमें नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर अल्टरनेट नेम डिफाइन करना है, जिसमें हर एक नोड, ठीक है, हर एक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इंडिविजुअली इंटरकनेक्टेड होता है। सो दैट इज ए पार्ट इज द राइट आंसर। इट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अ वर्ड इन अ वेब पेज, ठीक है, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज, ठीक है। जब भी किसी वेब पेज में एक वर्ड के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, जब भी एक वेब पेज पर आप किसी भी एक वर्ड के ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसके ऊपर क्लिक करते ही एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? इट इज एंकर, URL, हाइपरलिंक और रेफरेंस। सो देखिए स्टूडेंट, इसके आंसर को जानने के लिए थोड़ा सा हम
इसके टॉपिक को थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं फिर से। तो देखिए यहाँ पर हाइपरलिंक हमारा ये टॉपिक दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये लिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, इसे हम हाइपरलिंक कहते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जब एक वेब पेज के ऊपर आप किसी भी वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करते एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्टूडेंट्स हाइपरलिंक कहते हैं। जो ये हाथ का निशान यहाँ पर इस लिंक के ऊपर बन रहा है, यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। और जैसे ही मैं मेरे इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है, कंट्रोल की को दबा के इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो एक दूसरा पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, देखिए www.youtube.com, ठीक है। अब मेरा चैनल यहाँ पे ओपन इसलिए नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, क्यों ओपन नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसे यहाँ से हाइड कर रही हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे हमें बताना है हमारा राइट आंसर क्या है, दैट इज द हाइपर लिंक। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, व्हेन यू कट और कॉपी, ठीक है, जब आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कट और कॉपी करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर चली जाती है, ठीक है। सो क्लिप आर्ट, क्लिपबोर्ड, इंटरनेट और मदरबोर्ड। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन हम हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारा होम टैब से रिलेटेड है, ठीक है। और होम टैब से रिलेटेड ऑप्शन के बारे में डिटेल से यदि आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक के ऊपर जाकर के आप इसके बारे में डिटेल से भी स्टडी कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये हमारा होम टैब से रिलेटेड ऑप्शन है। होम टैब में कौन सी एप्लीकेशन? MS वर्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड ये हमारा ऑप्शन है। तो आइए हम यहाँ पर वर्ड एप्लीकेशन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। ये हमारी वर्ड एप्लीकेशन है और जो स्टूडेंट इसका हमारा राइट आंसर है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको क्लियर कर लेती हूँ। ओके, क्लियर ऑल। अब हम दोबारा से वर्ड एप्लीकेशन पर मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारी वर्ड एप्लीकेशन है, इसके ऊपर मैं कुछ काम कर लेती हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब भी आप अपने, ठीक है, किसी भी तरह के काम को कट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो काम कहाँ जाता है? अब मैंने अपने इस काम को यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने इसको कर दिया कट, ठीक है। अब वो काम कहाँ चला जाता है स्टूडेंट? वो हमारा कट और कॉपी किया हुआ काम हमारे क्लिपबोर्ड में चला जाता है। तो हम यहाँ से देखिए ये हमारी MS वर्ड एप्लीकेशन है और MS वर्ड एप्लीकेशन में होम टैब के अंदर ये है हमारा क्लिपबोर्ड। तो यहाँ से क्लिपबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। अभी हमारा जो क्लिपबोर्ड है देखिए वो एम्प्टी बता रहा है, कॉपी और कट टू कलेक्ट आइटम्स, ठीक है। ये क्लिपबोर्ड किसको कलेक्ट करेगा? कॉपी और कट की हुई आइटम्स को कलेक्ट करेगा। देखिए जैसे ही मैं यहाँ से इसको कट करती हूँ तो मेरा वो काम इमीडिएटली कहाँ आ गया? क्लिपबोर्ड पे आ गया। अब इसी तरह से मान लीजिए मैं यहाँ से इस काम की क्या कर रही हूँ? कॉपी कर रही हूँ। तो देखिए कॉपी किया हुआ काम भी कहाँ आ गया? क्लिपबोर्ड में आ गया। सो व्हाट इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स? आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि जब भी हम किसी भी तरह के काम को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो काम हमारा कहाँ पर चला जाता है? ए पार्ट इज द राइट आंसर, वो काम क्लिपबोर्ड में चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। विच मीन्स जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हम किसे कहते हैं? MS वर्ड, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं। तो जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, वो किस तरह की जो फाइल है उसको क्रिएट करता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम किस प्रकार की फाइल को क्रिएट करता है? तो देखिए मैं यहाँ पे फिर दोबारा से वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर रही हूँ, ठीक है। वर्ड एप्लीकेशन यहाँ पे हमारी ओपन नहीं हो रही है। देखिए इसको पहले इसको यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं, अदरवाइज ये लाइंस हमें हमारी वर्ड एप्लीकेशन के ऊपर भी दिखाई देंगी। देखिए ये हमारी वर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। और वर्ड एप्लीकेशन के ऊपर हमसे क्या पूछ रहा है कि ये किस तरह की फाइल को क्रिएट करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट
जो हमारा वर्ड एप्लीकेशन की फाइल है ना, उसके लिए इसका नाम क्या बता रहा है, document1। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, देखिए, विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के द्वारा किस प्रकार की फाइल तैयार की जाती है। ठीक है, सो व्हाट इज द राइट आंसर, इट इज द डॉक्यूमेंट फाइल। सो डी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ से क्लियर कर रहे हैं हम। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है, ओके, ऐसा कौन सा डिवाइस है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल यूनिट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करवाने के लिए सेट ऑफ बीट्स के रूप में किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है ऐसा कौन सा डिवाइस है, ठीक है, जिसको यूनिट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करवाने के लिए सेट ऑफ बीट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है, इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, इनायक, ईडीवैक, एबेकस एंड मार्क 1। ओके, ये चारों के चारों जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमारे अलग अलग तरह के कैलकुलेटिंग डिवाइस आए थे, ये सारे के सारे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था स्टूडेंट्स, वो हमारा एबेकस था। एबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से इनायक है, ईडीवैक है। तो आइए थोड़ा सा थियोरेटिकल इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको बता रहा है, हमारे इनायक के टॉपिक पे मूव ऑन कर रहे हैं हम। देखिए, इनायक का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इनायक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, और ईडीवैक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये हमारी एबेकस है। अब देखिए, यहाँ पर जो इसका ये आउटर साइड आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, इसको बोला जाता है एबेकस फ्रेम। और जो ये हमारी एबेकस फ्रेम होती है, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और नीचे का जो पार्ट है, ये इसका सेकेंड पार्ट कहलाता है। तो फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं हेवन बीट्स, और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है अर्थ बीट्स। जो यहाँ पर आपको दाने दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं को यहाँ पर बीट्स बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो ये बीच वाली लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है आंसरिंग बार। मतलब जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे, चाहे वो एडिशन में है, चाहे वो सब्सट्रैक्शन में है, तो उसका जो आंसर होगा वो कहाँ पर निकल के आएगा, इस फॉर्मूला बार पर, आंसर बार पे निकल के आ जाएगा। ओके, अब देखिए, हम अपने क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया था, आपको बताना है ऐसा कौन सा डिवाइस है, ठीक है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल यूनिट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करवाने के लिए सेट ऑफ बीट्स के रूप में किया जाता है। तो बीट्स किस में होते हैं, एबेकस। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, आइए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की विशेषता है। सो एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, ये हमारा किससे रिलेटेड है, आई थिंक आप लोग सोच पा रहे होंगे, ये टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सॉरी स्टूडेंट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है, हमारे कंप्यूटर के अंदर कितनी जनरेशन हुई थी, 5 जनरेशन हुई थी। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन एक ऐसी जनरेशन थी जिसमें आर्टिफिशियल, फिफ्थ जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है, सॉरी थी नहीं है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप हमारे इस टॉपिक के बारे में डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उस लिंक से इस टॉपिक को डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट, वो हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फिफ्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। ओके, सो आइए अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन में हमारे हमसे पूछा गया है कि बताइए
द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा। ओके, क्या पूछा जा रहा है? द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय। ठीक है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से, ठीक है, डाटा के फ्लो का मतलब होता है आना और जाना। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर से डाटा के आने और जाने के समय को कौन नियंत्रित करता है? रेगुलेट मीन्स उसको कंट्रोल करना, उसको कौन कंट्रोल करता है? इट इज अ, देखिए हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हमें क्या दिए गए हैं? इट इज अ कंट्रोल पिंस, ठीक है, कंट्रोल पिंस, एड्रेस पिंस, डाटा पिंस और पावर पिंस। सो व्हाट इज द राइट आंसर? माइक्रो प्रोसेसर से डाटा के आने और जाने के समय को कौन कंट्रोल करता है? ए पार्ट इज द राइट आंसर, दैट इज द कंट्रोल पिंस। ओके स्टूडेंट्स, सो यही थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो हमने हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किए, और आई होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे ज़रूर पूछिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।